प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट, मुजफ्फराबाद में सड़क पर उतरे लोग डैम बनाए जाने का कर रहे हैं विरोध। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू, एम्स ने सैंपल सर्वे को बढ़ाने का दिया सुझाव। एम्स एक्सपर्ट टीम ने दिया कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के प्रोटोकॉल में बदलाव के सुझाव। हिमाचल प्रदेश ने किया कमाल, 100% घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना हिमाचल। उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए निःशुल्क गैस कनेक्शन, योजना से प्रदेश के 1,00,000 परिवार लाभान्वित। कोरोना संकट के बीच जोधपुर के अस्पताल में घनघोर लापरवाही, शहर के उम्मेद अस्पताल में 4 बच्चों को चढ़ाया एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज, अस्पताल में जांच के लिए कमेटी गठित। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि चीन के खिलाफ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब आवाज बुलंद होने लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी सरकार पर उसके साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। यहां मुजफ्फराबाद में लोग चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाए जा रहे एक डैम प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद में झेलम और नीलम नदी के पास पाकिस्तानी सरकार चीन की मदद से एक डैम बना रही है, लेकिन मुजफ्फराबाद के निवासियों का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनसे कुछ पूछा गया है। पीओके के निवासियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सरकार ने सिर्फ पैसों के लिए चीन के साथ ये डैम बनाने का सौदा किया। इसमें पीओके के लोगों को कोई फायदा नहीं है और ना ही उनकी सलाह ली गई। तो वही कोरोना वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन के मानव परीक्षण की शुरुआत देश के कई संस्थानों में हो चुकी है, लेकिन राजधानी दिल्ली में एम्स के विशेषज्ञों के दल ने वैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव करने की बात कही। एम्स में रिसर्च विंग की एथिक्स कमेटी ने सैंपल सर्वे के लिए दोनों चरण में 375 की जगह 1,125 स्वस्थ और स्वेच्छा से आगे आए लोगों पर परीक्षण करने की हामी भरी है। सूत्रों के मुताबिक एथिक्स कमेटी ने आईसीएमआर और सरकार को प्रोटोकॉल के 11 बिंदुओं में सुधार का सुझाव दिया है। इससे परीक्षण ज्यादा व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सटीक होगा। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक इस वैक्सीन का परीक्षण कोरोना वायरस पर असर, शरीर पर आंतरिक और बाह्य असर, साइड इफेक्ट, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर और असर की अवधि का परीक्षण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उज्ज्वला योजना की परिकल्पना की थी और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जिससे प्रदेश के 1.36 लाख परिवार लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश के करोड़ों लोगों ने स्वेच्छा से अपनी एलपीजी की सब्सिडी छोड़ी, जिससे गरीब परिवारों को लाभ मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के निर्धन लोगों को साफ ईंधन मुहैया करवाने के उद्देश्य से सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के अंतर्गत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए।
तो वहीं कोरोना संकट के चलते स्कूलों को बंद रखने के निर्देश के बावजूद ऑनलाइन कक्षा लगाने के नाम पर काफी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से फीस जमा करवाने के लिए कह रहे हैं। अभिभावक स्कूल नहीं खुलने तक फीस देने के मूड में नहीं है। ऐसे में राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। नो स्कूल नो फीस नो ऑनलाइन क्लास मुहिम के तहत हजारों की संख्या में अभिभावक सड़कों पर उतरे। इस दौरान अभिभावकों ने स्कूल के बाहर, प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर निजी स्कूलों की मनमर्जी के खिलाफ हाथों में स्लोगन लेकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से अभिभावकों पर वर्तमान परिस्थिति के अंदर ध्यान देने की अपील की। अभिभावकों का कहना है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से अभिभावक लगातार अपनी मजबूरी सरकार और निजी स्कूल प्रशासन को बता रहे हैं। इसके बावजूद ना तो सरकार सुनने को तैयार है और ना ही प्रशासन। और आलम तो यह है कि स्कूल ट्यूशन फीस तो ले ही रहे हैं, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर भी एक बड़ा पैसा अभिभावकों से उठा रहे हैं। तो वहीं जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र उम्मेद अस्पताल में एक्सपायर ग्लूकोज बच्चों को चढ़ाने का एक मामला सामने आया है। दरअसल जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में 4 बच्चों को एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज चढ़ा दिया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि बच्चों की हालत ठीक है और उन्हें किसी तरह की शिकायत नहीं हुई। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं मामले का पता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल गुलजारी लाल मीणा ने टीम गठित कर जांच शुरू की है। फिलहाल प्रिंसिपल ने कहा कि जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये सूचना अभी पता चला कि उम्मेद हॉस्पिटल के अंदर एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज यूज़ किया गया है चढ़ाने में। तो अभी मैंने अधीक्षक उम्मेद हॉस्पिटल को इस रिपोर्ट सूचना के अनुसार अभी मैंने कार्यालय से लेटर जारी कर दिया है कि इस प्रकरण की पूरी जांच करें। और सबसे पहले तो उस के जहाँ पर वार्ड में चढ़ाया गया है या वार्ड का जो भी चढ़ाने वाला स्टाफ प्लस उस स्टोर का इंचार्ज कौन था उनको वहाँ से हटाया जाए और 3 दिन में इसकी डिटेल रिपोर्ट बना के दी जाए। अगर रिपोर्ट किस तरीके से आती है फर्दर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस प्रकार से ये बहुत बड़ी लापरवाही हम इसे कह सकते हैं, और हालांकि गनीमत यह है कि उन बच्चों की सेहत पर कोई असर अभी तक नहीं पड़ा है, वो बच्चे ठीक हालत में हैं, लेकिन फिर भी इस अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है। अभी हमने अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं उनकी हमने बाइट सुनी। उनका कहना है कि हम दुकान जहां से ये ग्लूकोज आया है वहां से हम पता करेंगे कि क्यों एक्सपायरी डेट का रखा था। ठीक है, प्रथम गलती उसी दुकान मालिक की है जिसने एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज अपने यहाँ रखा, लेकिन उसके बाद में तो गलती उन डॉक्टर्स की, उन नर्सेस की है और उस हॉस्पिटल स्टाफ की है जिसने बिना देखे एक्सपायरी डेट का ग्लूकोज उन बच्चों को चढ़ा दिया। जितेंद्र, बिल्कुल ये बहुत बड़ा लापरवाही का मामला है और इसको लेकर के प्रिंसिपल ने भी ये कहा है कि हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वही जो इनके परिजन हैं, परिजनों का एक ही इनकी मांग है कि जिस तरीके से बिना डॉक्टर बिना देखे इस तरह की अनदेखी की, ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं हो। अगर ये कुछ बड़ा हादसा हो जाता तो इसके जिम्मेदार कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के परिजन अभी भी जो है अस्पताल प्रशासन से ये इनको जो है निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं कि अस्पताल से इन डॉक्टरों को हटाया जाए। जी उमंग। बिल्कुल जितेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अब उन्होंने कहा है कि ठीक है हम जांच करेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले का यह मामला है, तो क्या सरकारी स्तर पर इस बारे में कोई कंप्लेंट अभी तक दर्ज कराई गई है?
जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो इनके बच्ची के परिजन हैं, इन्होंने मेडिकल प्रिंसिपल को एक लिखित में जो है दिया है। इन्होंने मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन के पास इनकी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। यहाँ ये जो अभी हाल ही फिलहाल ये जो है मेडिकल और इन्हीं के बीच में जो चल रहा है, मेडिकल विभाग भी इससे जो है लिपापोती में लगा हुआ कि एन कैन प्रकरण इस मामले को यहीं दबा लिया जाए, लेकिन परिजनों की एक मांग जरूर है कि यहाँ से इन डॉक्टरों को हटाया जाए। ये उनकी एक प्राथमिक मांग रखी गई है। जी बिल्कुल जितेंद्र, सही बात भी है कि इतनी बड़ी लापरवाही है, कल को भगवान ना करे अगर उन बच्चों की सेहत के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती, उनकी सेहत खराब हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बिल्कुल, यही तो जो है परिजन कह रहे हैं। और वहीं जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का कहना है कि हम किसी दोषियों को नहीं बख्शेंगे, चाहे दुकान मालिक हो या चाहे डॉक्टर्स हो। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने ये कहा है कि ये जांच का विषय है कि ये इसमें लापरवाही किन की ओर से है। लेकिन परिजनों का कहना है कि साफ तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर बिना देखे, बिना किसी चीज को परखे वो जो लगा दिया जाता है, और ये तो हमने देखा है। इसके साथ साथ जो मेडिकल के अंदर एएनएम है, उसने एक बोतल को तो वहां से गायब भी कर दिया था। ये दूसरी बोतल भूलवश वहीं रह गई और परिजनों ने ये बोतल को देख लिया था। इसी से ये सारा माजरा उजागर हुआ है। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही कोरोना सैंपल की जांच कर उनकी गलत रिपोर्ट देने वाली एसआरएल लैब की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। दरअसल मामले में अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एसआरएल लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किए। इस बात की जानकारी आज खुद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने दी। दरअसल एसआरएल लैब में कुछ महीने पूर्व अंबाला से कुछ लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिन्हें एसआरएल लैब ने पॉजिटिव बताया था। लेकिन जब उन्हीं लोगों के सैंपल 24 घंटे के अंदर अलग अलग लैब्स में भेजे गए तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक टीम गठित कर इस मामले की जांच शुरू करवाई। और अब इस मामले की जांच पूरी होने के बाद यह सामने आया है कि एसआरएल लैब ने गलत रिपोर्ट्स दी थी, जिसको लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने एसआरएल लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। एसआरएल के खिलाफ ऐसी शिकायत आई थी और हमने पहले डिपार्टमेंटल जांच कराई थी। उसमें भी जो इनके नतीजे थे वो गलत साबित हुए थे। जिनको ये पॉजिटिव कह रहे थे, जब वही टेस्ट दूसरी लैब से कराए गए तो वहाँ वो नेगेटिव आए। इसलिए इस लैब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर किए गए। तो वही अनलॉक फेज 2 में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सुबह 4 बजे स्पेशल जांच अभियान चलाया। इस दौरान महेशनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह के नेतृत्व में आज सुबह 4 बजे डिटेक्टिव स्टाफ, सीआईए स्टाफ सहित क्राइम ब्रांच के कर्मचारी और अधिकारी इस अभियान में शामिल रहे। इसको लेकर जसवंत सिंह ने बताया कि अनलॉक फेज 2 में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उन्हें अपने सहयोगी स्टाफ के साथ विशेष जांच अभियान की शुरुआत कराई है, जिसके अंतर्गत कई इलाकों में पुलिस ने आज कॉम्बिंग की। पुलिस के अनुसार ऊपर से सूचनाएं मिली थी कि ऐसी जगहों पर बाहर से आकर कुछ आपराधिक किस्म के लोग बसे हैं, जो संवेदनशील लोगों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, और यह अभियान लगातार चलता रहेगा। इस मुद्दे की तरफ से हमें जो अनलॉक हुआ है, तो कुछ क्रिमिनल गतिविधियां जो लगातार बढ़ रही हैं, तो इन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे डिटेक्टिव स्टाफ को भी और समाज सेवी संस्थाएं भी हमारे साथ हैं, तो हमने एक ऑपरेशन चलाया है कि भी हम सारे सर्च करें और जो भी क्रिमिनल है उनको देखें कि उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रखें। इसलिए हमने ये अभियान सुबह से चलाया हुआ है और ये लगातार अभियान चलता रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी क्रिमिनल है उन पर पूरा शिकंजा कसा जाए और आम जनता जो पब्लिक है उसमें एक सुरक्षा की भावना हो। इसलिए हमने ये अभियान चलाया हुआ है। डिटेक्टिव स्टाफ हमारे साथ है, सामाजिक संस्थाएं हमारे साथ हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ये प्रोग्राम है पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये हमारे को जिम्मेवारी सौंपी है, ये लगातार अभियान चलता है।
तो एक कोतवाली विकासनगर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुराचार करने के अपराध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ 376D पॉक्सको एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। वरिष्ठ उप निरीक्षक राम नरेश शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ 2 युवकों द्वारा दुराचार करने के संबंध में शिकायत की गई थी। नाबालिग पुत्री के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा जो है दुराचार करने के संबंध में तहरीर थी, जिसके आधार पर थाना विकास नगर पर धारा 376D में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। मैं दोनों अभियुक्तों को, नामजद अभियुक्तों को, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, विवेचना की। तो वहीं उधम सिंह नगर के पंतनगर सिडकुल में स्थित विभिन्न प्रकार की कंपनियों में काम करने आने वाले श्रमिकों की कमी से कंपनियों के प्रोडक्शन में प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रमिकों को क्वारंटीन होने का डर सता रहा है, जिसके चलते विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले दैनिक श्रमिक नहीं आ पा रहे। आपको बता दें कि पंतनगर सिडकुल में लगभग 500 से भी अधिक फैक्ट्रियां हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, बहेड़ी और पीलीभीत के अलग अलग कस्बों से लोग काम करने आते हैं, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक श्रमिकों की संख्या 100% नहीं हो पा रही। 70% लोकल श्रमिकों से ही काम चलाना पड़ रहा है। सब खुल चुकी हैं और जहाँ तक लेबर की बात है, वो लेबर पूरी 100% में नहीं लग पा रही। अगर ओवरऑल हम बात करें मैन पावर की, तो चूँकि यहाँ के 70% तो यहाँ की लोकल मैन पावर थी, 30% में जो बाहर के लोग रहते थे, उसमें से 20% के आसपास में 15 to 20% अभी भी हैं जो कि नहीं आ पाए हैं, जो कि डर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आके क्वारंटाइन होना पड़ता है। दूसरा है कि अभी इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट भी नहीं खुले हैं। जब वो खुल जाएंगे तो उसके बाद में वो कमी भी पूरी हो जाएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो क्वारंटाइन वाली भी सिचुएशन है, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लोग जो नहीं आ रहे हैं, जिस कंपनी में भी ये प्रॉब्लम चल रही है, उसमें उनकी पूर्ति हो जाएगी। कुल की स्थिति कम तो है कोरोना की वजह से, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अच्छे कदम उठाया गया। लॉकडाउन के लॉकडाउन जो बंद रहा, उसमें लोगों में घबराहट रही कि आगे कैसे होगा। कुछ टाइम तो उन्होंने अच्छे से उठाया। उसमें यहाँ की जो माइग्रेंट लेबर थी, उन्होंने भी मूवमेंट किया यहाँ से। उस पर, इस प्रोडक्शन पे तो फर्क पड़ा, सब पे फर्क पड़ा, छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य भी होने लगी। जो इसको, अगर हमें इसको फैलने से बचाना है, थोड़ा सा हमें एक दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। कोई भी जब आपदा आती है तो कहीं ना कहीं इसमें हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसी परेशानी से ही निकल के हमें एक अच्छा रास्ता ढूंढना होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक मंत्र है कि किसी भी मुश्किल में से ही एक अपना नया रास्ता बनाने का काम। खबर उत्तराखंड के खटीमा से है, जहां हरेला कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को शिक्षा विभाग के अध्यापकों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें अध्यापकों का कहना है कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय में अध्यापकों का प्रमोशन हो गया है, लेकिन उधम सिंह नगर में अभी तक किसी भी प्राथमिक अध्यापक का प्रमोशन नहीं किया गया। लगभग सभी जिलों में प्रमोशन हो चुके हैं प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों के, हेडमास्टर में, लेकिन जो है केवल उधम सिंह नगर में पता नहीं क्या स्थिति बनी हुई है, अभी तक प्रमोशन नहीं हो पाए हैं। 15-15, 16-16 साल से हम लोग जो है प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, और जबकि पहाड़ों में 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद ही लगातार अनवरत प्रमोशन होते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रमोशन नहीं होता। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की और आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिदानंद द्वारा ऋषिकेश में 35 रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और अब इस मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई के लिए नियत की गई है। तो वहीं सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने राज्य सरकार से निर्माण कार्य को लेकर जवाब भी मांगा। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि ऋषिकेश के निकट वीरभद्र में मुनि चिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा कर वहां पर 52 कमरे और गौशाला का निर्माण करवाया है। चिदानंद के रसूखदारों से संबंध के चलते वन विभाग और राजस्व विभाग की ओर से मामले में अनदेखी की जा रही है, लिहाजा उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाकर यह भूमि सरकार को वापस सौंपी जाए। मुझसे कई सवाल पूछे गए, पूरा बैकग्राउंड पूछा गया और मैंने ये एप्रीहेंशन में दिखाया कि ये लोग जो है रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड के अंदर 20 साल से बैठे हुए हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन आज तक वहाँ से न बहुत बड़ी 52 कमरों की बिल्डिंग गिराई गई है, न जो छोटा मोटा स्ट्रक्चर बना था वो गिराया गया है। पता नहीं अंदर जो है फॉरेस्ट के लोग हैं या कोई और बैठा है। ये प्रोसीजर जो है लैंड ट्रांसफ़र का नहीं हो सकता। इस पर जो है खंडपीठ ने सरकारी वकील को सुना एवं मुनि चिदानंद के प्राइवेट वकील को भी सुना। उन्होंने कहा कुछ बातें कहीं कि जो कि आप एक एफिडेविट में इसको लाइए कि कौन सा मोड, कौन सा तरीका होना चाहिए कि जिससे लैंड जो है वो ट्रांसफ़र मानी जाए प्रॉपर। तो वही उत्तराखंड के नैनीताल में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के तल्लीताल पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बहुत कम हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, आज हम सारे कांग्रेस जन यहाँ पर उसका विरोध प्रकट कर रहे हैं महंगाई को लेकर। और हमारा युवा बेरोजगार है और भाजपा सरकार द्वेष भावनाओं से हमारे कार्यकर्ताओं पे जो आवाज़ उठा रहे हैं उन पे मुकदमे भी दायर कर दे रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हों, हरीश रावत जी, उन पे भी इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। सुमित हृदय जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, कल इन्होंने पूर्व मंत्री हमारे दुर्गापाल जी पे भी मुकदमे कर दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।